अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी लकी बीस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर और ये तीसरा पार्ट है। तो अभी तीसरा पार्ट देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशन होता है बिल्कुल सर कि अज्ञात हत्यावर आया, हमलावर आया, सॉरी अज्ञात हमलावर आया और उसने ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में टपका दिया और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट IC 814 से भी था, जौहर मिस्त्री वगैरह जो ये। हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है ये वहीं का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है या वो इंडिया का आदमी है वहां जाके एजेंट बना है। इस पे क्या क्लैरिटी है? दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ, देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, हाँ, जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे? ये दुनिया के, ये मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी। भाई ये बच्चे को पता है, ठीक है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी भी देश की। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस देश के खिलाफ वॉर है, इज द लॉ है ना। तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है। अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर, अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा पाएगा इतना बड़ा। वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहे हैं और वो हैंडल कर सकता है सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ सर, जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। तो अब जो अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है? या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो लोकल भी होगा, वहां का लोकल हो सकता है। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं। तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। मेरी बात समझे? अगर मैं एक को ये बोलूं यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी आदमी आके इंडिया में आके ये बोलता है कि वो बता के लगातार किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की एक दुकान है उसको गिरा, उसको लगेगा मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ। क्या लगेगा? दुकानदार को गिरा रहा हूँ। और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक ISI एजेंट है। अब आप अनऑफिशियली किसी विदेशी धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे। तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है? क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे। सर, 2 है। अनऑफिशियली एक बंदा गया है, सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया तो इन्फिनिटी हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे। मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से। हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज,
शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट, वो बेस्ट है। और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है? वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? सर देखो, कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल यही होता है। ये हम सबके साथ होता है ना सर। आपको एक तो वो क्यों जाएगा? मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए? सर देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। आज मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर। मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ। मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है। उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियोस बना रहे हैं। वो दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर, हमारा ही पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं। ये तो विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं देश में जो आज भी महीने के अंदर 1000 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। तो वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस बेबी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना होगा। नहीं सर, देश ऐसा नहीं है सर। ख्याल रखता है ऐसे? ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है सर, बिल्कुल। उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश की आपके पिताजी या आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे? उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे वो गए? सर देखो, या उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता? नहीं, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ सर, एक उदाहरण बताता हूँ सर आपको। हम उस देश में पैदा हुए हैं सर जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा। ये तो क्लियर था उनको, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था। उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूं मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहे सर। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इतने कमिटेड लोग हैं। अरे सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहाँ से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज़। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे। सही बात है। कि कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, तभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहाँ आपको पता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए लोग हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना सिचुएशन। और उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी IB थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर ज्ञानी सर। कैसे? उनको भी मैं एक चीज़ बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो।
लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आईएसआई हेडक्वार्टर गया था, आईएसआई डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है, इस वीडियो पर क्या करेंगे, वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। आईएसआई का एक विंग बैठा हुआ है, सीआईए का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो जो कहता है कि नहीं सारा देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए, कहते हैं इसको एनालाइज करो। इस उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक, पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज़ पर एनालाइज करेगी, उसके हर कमेंट हर प्रोफाइल पर, कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी ज़रूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुँचते हैं सर, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन हैं कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे, तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मार, मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर, क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर, क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है। ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर, लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना, उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार, लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है। जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर, जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है, दाऊद जिंदा है नहीं जिंदा है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी सर दाऊद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया, एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लैरी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या रीडिंग? सर देखो, लैरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पिक्चर में एक लैरी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के हो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लैरी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था आईएसआई का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं RNW ने मरवाया, दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। तो लहरी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली, एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लोग काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए। चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर। एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कोशिश कि आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है। नहीं सर, नहीं आईएसआई डायरेक्टली नहीं सर। एग्जांपल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी आती है, वो है उसमें, ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन लिए पिक्चर के अंदर, मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर, किससे लिए मुझे नहीं पता पिक्चर में, लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था।
जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो आईएसआई के खिलाफ था खुद ही। तो आईएसआई ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए, और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, सीआईए को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को यह भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर, जो आईएसआई, आप मुझे बताओ, जो आईएसआई ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस आईएसआई को पूरा यूएस का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? हनी ट्रैप दुनिया के अंदर हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, हनी ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं, ब्रिटिश एजेंट्स सर, ब्रिटिश MI6, अगर आपने जेफरी एफस्टीन का नाम सुना होगा सर, जस्ट सुना हुआ सर, भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एफस्टीन का नाम, भूचाल, आपको पता है जेफरी एफस्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा, उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन? बिल्कुल, बिल क्लिंटन, आप न्यू उठा के देखो ना सर, दुनिया की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू को देखा गया है सर। उससे भी बड़ी चीज, ट्रम्प को भी देखा गया है, और ट्रम्प ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे, किसके साथ, जेफरी एफस्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एफस्टीन फाइल के बारे में, कि जेफरी एफस्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर, ट्रम्प के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एफस्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जेफरी एफस्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, अभी 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एफस्टीन को जब अरेस्ट किया गया, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा, महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। ये कौन था, इसके बारे में कि नाम? जेफरी एफस्टीन क्या था सर, ये 2 देशों का एजेंट था। ओके। ये MI6 का भी एजेंट था और ये मोसाद का भी एजेंट था। ओके, है ना। एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना। किस चीज के लिए? अपने देश की भलाई के लिए, ताकि अपने देश को सेव किया जा सके। जेफरी एफस्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको, किस देश का था वो? जेफरी एफस्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे, मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है, बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते हैं। डबल एजेंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लाता मतलब था। इजराइल के लिए भी करता था, और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सर, खुद का आइलैंड था उसका सर। आप पढ़ना जेफरी एफस्टीन सर, दुनिया के अंदर भूचाल आया इसकी फाइल के नाम से, मार दिया इसको जेल के अंदर, पता आपको? मतलब इसने आत्महत्या नहीं करी, उस आत्महत्या में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस दिन जेल के सारे CCTV बंद थे। दूसरा इत्तेफाक, इसके सेल के पास एक भी गार्ड नहीं था। तीसरा इत्तेफाक, इसकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी, तो मार दिया जेल के अंदर ना सर, ताकि जेफरी इतने बड़े बड़े लोगों का नाम था उसका। आप सोचो सर, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ट्रम्प, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू का नाम विद फोटोग्राफ्स के साथ सर, सब कुछ नाम है ना सर। इसका काम क्या था? अब आप हनी ट्रैप के ऊपर आ रहा हूं इसलिए इसी चीज को, जेफरी एफस्टीन का काम था लड़कियों को भेजना दुनिया के पावरफुल लोगों के पास, फिर उनको ब्लैकमेल करना और दुनिया की गवर्नमेंट को गिराना। ये MI6 का क्या काम था? आपको एक चीज बताता हूं। एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, एक लीडर है, अगर सपोज करो कि अगर उसी को कोई एजेंसी ब्लैकमेल करने लग जाए तो किस हद तक कर सकती है। तो जेफरी एफस्टीन का काम वही था कि दुनिया के पावरफुल लोगों के पास इन सब चीजों को भेजना, फिर उनकी चीजें MI6 को देना, ताकि MI6 उनको ब्लैकमेल कर सके और दुनिया में वो चीजें करा सके जो MI6 चाहता है, जो ब्रिटेन चाहता है, FCDO की मदद से। सो हनी ट्रैप का वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है उसका? उसको वो कैसे करें, मतलब उससे बचें कैसे? इसकी ट्रेनिंग होती है एक एजेंट की? सर एक बहुत हमारे सीनियर बोलते हैं, बहुत आसान भाषाओं में, अगर कोई, मुझे भी ऐसा लगे कई बार कि यार
लड़की मुझे बहुत पीछे भाव दे लग रही रही है, है, हाँ। कॉल ऑल कर रही है ना। और मुझे ज़्यादा ही लगे यार कि भाई मतलब इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं। आसान शब्दों में सर, ट्रेनिंग तो बहुत है, आसान शब्दों में मुझे 2-3 बारी शीशा देखना चाहिए और मुझे लगना चाहिए नहीं भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी लड़की एक बारी मैसेज करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती है नहीं उससे नहीं या? ऐसा नहीं। अगर एजेंट ये सब एक इत्तेफाक, वो जब मैं आपको बताऊं एक आईपीएस ऑफिसर थे, नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे एलटीटी के खिलाफ। उनको एक सीआई की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस आईपीएस के साथ, फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत सीआई ने उनसे बहुत काम लिया। आईपीएस ऑफिसर थे सर। तो इतना हनी के शौकीन क्यों थे वो? दो बार ट्रैप हो गए। 2 बार ट्रैप हुए सर। और एक और आरएनडब्ल्यू के एक और थे, तो उन्होंने तो अपना खुद का बता दिया था आरएनडब्ल्यू को कि मैं ऐसे ऐसे हनी ट्रैप हो चुका हूँ करके, बट उनको उस केस से हटा दिया गया, लेकिन खुद ही उन्होंने बता दिया था रामेश्वर नाथ काव सर के टाइम पर। बीच में एक न्यूज़ आई थी जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आ रहे थे और एक ब्रिज पे उनकी गाड़ी रुक गई थी काफ़ी समय के लिए, और फिर उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो क्या वो थ्रेट क्या था? उसको देखा था आपने? वो न्यूज़ भी आपने हाँ फॉलो देखी थी की? सर। एक ब्रिज के ऊपर जब एक्चुअली क्या होता है कि पीएम की गाड़ी जा रही थी, पूरा काफिला रुक गया था आगे कुछ। जब भी कोई एक्चुअली क्या होता है सर, जब भी कोई वीवीआईपी का प्रोग्राम होता है देश के अंदर या देश से बाहर, कभी भी सारे रूट डिक्लेयर होते हैं। यहाँ तक कि रूट तो बहुत दूर की बात है, रूट के साथ जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो भी एंगेज किए जाते हैं नज़दीक में। जैसे सपोज करो इस एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो नज़दीक में कौन से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो सब कुछ डिक्लेयर होता है। यहाँ तक कि इस टाइम जेल के अंदर से कितने लोग छूटे हुए हैं, पागल कितने लोग हैं इस आसपास, ये भी डिक्लेयर जाती है एजेंसी के पास कि इतने लोग इस एरिया के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में पागल भी हैं, इतने लोग जमानत में बाहर है, तो हर डिटेल। तो इंसिडेंट देखा था, उसमें बहुत सारी बातें भी उठी थी कि इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है पीएम सिक्योरिटी के ऊपर, कि कैसे जाम लग सकता है करके। तो थ्रेट था कुछ उसमें? दिखता था आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखती है? जबकि एक्चुअली क्या है सर, देखो कि मैंने आपको क्या बोला कि मैंने जब ये भी बोला कि पागल जो आ रखे हैं उनकी भी रिपोर्ट एजेंसी के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कि उन पागलों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। जो अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो पागलों के ऊपर, यहाँ तक कि पीएम का कोई भी प्रोग्राम होगा तो रोड को छान दिया जाएगा। और रोड पहले तो फिर भी अगर उस रोड के ऊपर अगर इतना होने के बाद भी अगर रोड को एंगेज करने की कोशिश करी तो हो सकता है सर कि कुछ ना कुछ थ्रेट हो सकता था। ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है तो देश का बहुत बड़ा एक न्यूज़ ये भी वायरल हुई और बड़ा डिस्कस हुआ कि जब एससीओ समिट में चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो पुतिन की गाड़ी में बैठ गए और फिर बड़ी न्यूज़ आई कि वो इसलिए आए थे क्योंकि शायद कोई थ्रेट था, इसलिए लास्ट टाइम पे पुतिन ने बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठो। लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी ना। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें कि बांग्लादेश के एक होटल के रूम नंबर इतने के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती, करेक्ट। इसको जोड़ा गया था एक्चुअली। और वो जो आदमी थे वो थे शायद आई थिंक यूएस के फर्स्ट स्पेशल फोर्स के जब मेजर जनरल रैंक का कोई नाम था, नाम भी मैं भूल गया क्या नाम था एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर सपोज करो कि पीएम के साथ बैठे हुए थ्रेट है, तो हिंदुस्तान की एजेंसी बहुत पावरफुल है सर, और उनको पता है कि हमारे देश के वीवीआईपी और हमारे देश की जनता को कैसे सुरक्षित रखना है। तो नहीं, वो तो रूमर्स हैं, लेकिन जो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी न किसी ऑपरेशंस के अंदर थे। और वो सीआईए में थे, मतलब एक्टिव एजेंट थे एज ए मेजर जनरल रैंक आदमी। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ जब हमने इसमें एनालाइज किया कि यार ऐसे कैसे हो सक गया कि एक मेजर जनरल रैंक का एक आदमी एक होटल के अंदर मर जाएगा और 3 दिन तक पता नहीं चलेगा। तो जब हम इसको डीपली गए तो हमें ये पता चला कि सीआईए को उसी टाइम पता चल गया था कि इसको एलिमिनेट कर दिया होटल में। तो सीआईए ने बोला नहीं, अगर हम इस टाइम डेड बॉडी हटाएंगे तो सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर आ जाएगी कि हम बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। एक काम करो, ऐसा फील कराओ पूरी दुनिया को कि हमें भी कुछ नहीं पता, और जब लोगों से पता चलेगा तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल। तो 3 दिन तक जानबूझ के उस बॉडी को सीआईए ने खुद नहीं हटाया। जब होटल के कर्मचारी के थ्रू पता चला कि लाश मिली है, तब सीआईए उस बॉडी को लेकर गई और उसका पीएम नहीं होने दिया। तो इस ऑपरेशन था सर, लेकिन ऑपरेशन क्या था नहीं पता। तो इस वक्त जी बीच में जिक्र पाकिस्तान का है और पार्ट 3 है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा कि दोनों पार्ट्स के ऊपर काफ़ी मोहब्बत जो है वो नज़र आ रही है और लोगों की जो है कह लें अप्रोच भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये थर्ड पार्ट है और आई होप सो मज़ा आएगा आपको। और बहरहाल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि बातचीत हुई है इनके, इन्होंने थोड़ा और डीपली जो है उसको डिस्क्राइब किया है। अभी दाऊद के ऊपर जो बात हुई है, मैंने क्लिप जो है पहले भी देख लिए थे और मैंने कुछ क्लिप पहले बहुत देखे थे, लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं किया था ये बंदा कौन है। एक सरसरी क्लिप जो है बहुत सालों पहले मेरे सामने आए थे और अगेन ये रहमान डकैत और ये मूवी का
ट्रेलर मूवी आना और उसके ट्रेलर और उसका गाना जो है हाइप होना, ये सारी स्टोरी जो है एक मंजर आम के ऊपर आई। तो बीच में मुझे डांस देखने को मिला, वो भी दाऊद के साथ, अमिताभ बच्चन और एक और थे कोई, और वो जो है मैं सही तरह से पहचान नहीं सका। तो वो जो है वो डांस कर रहे हैं कहीं पे, आई डोंट नो, दुबई में है, पुरानी वीडियो है वो। और ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई कहता था ना कि जहाँ से फ़ोन आता है एक बॉलीवुड के किसी एक्टर या एक्ट्रेस को कि इतनी फिरौती जो है, इतने पैसे जो हैं, इतना खोखा भेज दो, तो भेजना पड़ता है। वो जो कभी महफिल में या कहीं बुलाते हैं तो वो जाना पड़ता है। तो वो रियलिटी भाई वहाँ पे साबित हो गई। मुझे लगा कि भाई वाकई उसका एक ऑरा था, और नो डाउट वो टेररिस्ट था, ठीक है, और वो डॉन था। लेकिन वो असर और सूख जो है, कनेक्शन जो है, वो बॉलीवुड के साथ भी बड़े मजबूत थे। अब ये चीज़ जो है बीच में नाम जिक्र आया, और कि पाकिस्तान के पास है या नहीं, पाकिस्तान कहता है कि नहीं भाई, इंडिया ना तो मरा है और ना हमारे पास है, क्योंकि भाई पहले माने ही नहीं है। तो अब जो है इस चीज़ का मानेंगे कि वो मर गया है, यहाँ पे था या कुछ, तो वो कनेक्शन निकलते हैं, बाद में कनेक्शन बनता है। ये एजेंसियों के काम है, एजेंसियाँ जो हैं बेहतर इस तरीके से होल्ड कर सकती हैं। बीच में ज़िक्र आया जिस चीज़ का कि वो जो एजेंट थे, वो जो कह लें कि दोहरी नेशनैलिटी के थ्रू जो है वो कर रहे थे, और मतलब 2 कंट्रियों को जो है रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। एक एजेंट जो है एक कंट्री की होता है, और वो डबल तो एजेंट जिनको डबल एजेंट, और दोनों कश्तियों में सवार थे। और वो जो है वो किस्से जो हैं वो बड़े आगे तक जाके जुड़ रहे हैं। वो ट्रम्प की हमने बात सुनी कि रशिया के पास कुछ है, और उनके पास कुछ ऐसा है जो ट्रम्प उनसे डरता है और बात नहीं करता, और ये अब वो कड़ी यहाँ पे जुड़ रही है, और हमें भी इस चीज़ पे डाउट हो रहा है, क्योंकि इतनी वीडियोस देखी हैं, इतनी बार बातें सुनी हैं, तो भाई ज़हन में तो आता है। और अब ज़हन में लग रहा है कि ये डिस्कस होना चाहिए था यहाँ पे, इस चीज़ के ऊपर, कि वो ट्रम्प का भी वो सिलसिला जो है कि वो डरता है रशिया से, और रशिया से क्यों डरता है, उनके पास ऐसा क्या है उसका। तो मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि ट्रम्प का पास बहुत गंदा है, ठीक है, और ये कहीं न कहीं रिलेटेड है। और वो जो बात कर रहे हैं कि लड़कियाँ सप्लाई करना और सारा कुछ वो बंदा करता रहा है उनके लिए, तो एक वो जाल बिछाता रहा है। और इसमें बड़े-बड़े नाम, बिल क्लिंटन जो है, साबका प्रेज़िडेंट जो हैं अमेरिका के, और उसके बाद उनके रॉयल फ़ैमिलीज़ के, ब्रिटिश जो रॉयल फ़ैमिलीज़ हैं, वो उनके भी लोग जो है बीच में इंक्लूड, और भाई बहुत बड़े-बड़े नाम, और इनको वो तस्वीरें कुछ मेरे ख़्याल में 1-2 दिन पहले मैंने कहीं क्लिप जो है वो देखे, वीडियो नहीं थे, क्लिप थे, जिनमें जैसे यहाँ पे भी एक क्लिप जो है, वो तस्वीर जो है वो दिखाई गई, और उन क्लिप्स में दिखाया जा रहा था कि वो बातचीत कर रहे हैं, और यंग लड़कियां जो हैं बिल्कुल, और 13 साल की, 14 साल की, वो उनके दरमियान रक़्स में जो है महव हैं, और जाम उठाए हुए हैं, और पूरा एक माहौल जो है वो पार्टी का जो है वो लगा हुआ है। मतलब सिरे दी पार्टी वो कर रहे हैं, और सारे इकट्ठे हैं और नज़र आ रहे हैं उन वीडियोज़ क्लिप में। अगर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि इसके आगे भी कहानी है। जो रूम्स के अंदर हुआ है, जो भी, तो वो भाई सब कुछ उनके पास है। तो वो डेटा उनके पास है। अब वो एजेंट जो था, उसने भाई रिवील किया, और वो डेटा जो है वो कह लें कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको कुछ दिया, इस साथ ले उस साथ दे, और वो दिया गया। भाई उसने वीडियो क्लिप, और वो उनकी जो लीक वीडियो होगी, कह लें स्कैंडल टाइप वीडियोज़ होंगी जो बाद में बनने हैं स्कैंडल, भाई वो वीडियो हैंड ओवर कर दी। बहुत बड़ा हथियार भाई, और वो हथियार जो है मेरे ख़्याल में उसके हाथे चढ़ गया था, उसने बाँटे हैं जगह-जगह के ऊपर। जब पकड़ा गया है, तो जेल में फिर भाई उन्होंने इससे पहले की और उससे जो है इन्फॉर्मेशन, जो हड्डियाँ तोड़ने की बात मेंशन की गई है, उससे यही साबित होता है भाई, एक तो उन्हें डर था, सेकंड थिंग उन्होंने वो रिकॉर्ड निकलवाया उससे कि कहाँ पे है, किसके पास है वो रिकॉर्ड, जो तुमने वीडियोज़ क्रिएट की हैं या तस्वीरें हैं या कोई ऑडियोज़ हैं, वो कहाँ पे हैं। वो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उनको दी है और किस-किस को दी है, वो निकालने की कोशिश की, और जो हड्डियाँ टूटी हुई थी उसकी, वो जो पोस्टमार्टम के बाद पता चला है, तो इट्स मीन्स कि उसको ठीक-ठाक टॉर्चर किया गया है। निकलवाने की कोशिश की गई है। कुछ निकला होगा, कुछ रह गया होगा, कुछ हैंड ओवर कर दिया होगा जिनको उसने करना था, और उसके बाद उसको मार दिया गया। और यहाँ पे न्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि खबर चली कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी नहीं थी। ये कैसा इत्तेफ़ाक था कि मतलब जो है 2 गार्ड जो हैं सामने खड़े होते हैं, वो भी उस वक़्त नहीं थे। जो बाहर मेन गेट के ऊपर होते हैं, एंट्रेंस के ऊपर, वहाँ पे भी 2 नहीं थे।
तो वो चारों जो है वो एकदम से छुट्टी करने पे जो है या सिगरेट पीने के लिए या बीच में गैप लेने के लिए एकदम से चले गए और चारों चले गए एक टाइम के ऊपर। वो असल में वो ताश की वो पत्ती खेलने के लिए गए होंगे चारों। हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। एक गया होगा, उसने कहा होगा आ जाओ, दूसरे दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बुलाया होगा, तो चारों चार बगैर पूरे पूरी हुए हैं नहीं ना। होगी तो या लूडो खेलने के लिए गए होंगे, चार बंदे जो है वो यार ज़ाहिर ये पूरे जो किए कर रहा होंगे। है खैर सीरियस मैटर है। तो वो जो है वो ना सीरियस नोट उन्होंने कहा इत्तेफाक ही हो सकता है, ये कैसा इत्तेफाक है, ये प्लान था। तो यहाँ पे प्लान बन रही है, मैंने बीच में मेंशन किया था यहाँ पे नहीं कर सकता अब। तो यहाँ पे वो प्लान बन रहा होता है कि भाई दूसरे को अगर नीचे गिराना है या उसको होल्ड करना है या उसको सारी जिंदगी के लिए कैप्चर करना है, तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी बेहतरीन हथियार है। तो उन्होंने बताया कि एजेंट काम किस तरह कर रहे हैं। और इस मूवी में अगेन उसका जिक्र हुआ, रियाजी का जिक्र हुआ और 26/11 से कनेक्ट किया गया। और जो है पास में किस तरह वो हथियारों को ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है, और यहाँ से नहीं लिए गए, बलोचों से लिए गए और किस तरह वो उन्होंने लिए, वो उन्होंने नंबरिंग का जो फिगरिंग का जो ऊपर बताया, वो मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और वो वाकई ही इंफॉर्मेशन में कहीं कहूँ कि कहीं बात होती है तो वाकई ही वो पता चलेगा कि हम कहीं पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ यार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बड़ा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट था कि भाई नंबरिंग के बगैर अगर उन्होंने कहा कि इसराइल से ले रहे हैं तो इसराइल को पता होगा कि हम पे हमला नहीं करेंगे, हमारे जो चाहने वाले हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो सेव है। वो पूछेगा ज़रूर तो हम बताएंगे ना आप पे हमला हो रहा है ना आपके चाहने वालों पे हमला हो रहा है, ये आपकी अपोजिशन ही है समझ लें, जो आपके उस रडार से बाहर आते हैं, ना आपके दोस्त है ना दुश्मन है वट, ठीक है, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर हमला है तो वो देंगे, शौक से देंगे और विदाउट नंबरिंग जो है वो जो आपको मिलेगा हथियार, ठीक है। तो पाकिस्तान ने किस तरह उस गेम को होल्ड किया, भाई देखने में सुनने में तो थोड़ा एज अ पाकिस्तानी आपको लगेगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता है, पीछे कहानी एक चल रही होती है और नोबडी नोज कि भाई आगे आने वाले वक्त में, वो मैंने कहा था ना बहुत सारी वीडियो में भी कह चुका हूँ, यार कहानी का दूसरा पहलू होता है लेकिन वो खुलते 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 जो है वो टाइम लगता है। तो आपको बाद में रियलिटी जाके पता चलती है अच्छा वहाँ पे वो हुआ था इस वक्त, उसने ये किया था, ठीक है। और उन्होंने दिल्ली का जो है ये लाल किले के ऊपर जो अटैक हुआ, किस तरह रेडिकलाइज हुए, मैंने एक वीडियो क्लिप देख लिया जिसमें जो है इसका कनेक्शन और वो जो है क्या नाम है जहाँ पे सिडनी में जो अटैक हुआ है वो रेडिकलाइज, अब लोग कह रहे थे बाप ने बेटे को किया, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, वो बेटे ने बाप को रेडिकलाइज किया, इस चीज़ को ऊपर लेके आया। उसमें एक मुल्ला जो है वो पता नहीं दाइश का है कि कौन सी है, दाइश तो ISIS जो है वो वो उसका निकल आया, इस्लामिक स्टेट जो है। तो उसका वो यंग यंग सा लड़का है वो जो है, और दाढ़ी रखी हो, अजीब सी शक्ल सूरत है, जहर लगते हैं मुझे। तो बहरहाल वो जो है वो उसको रेडिकलाइज किया और बेटे ने फिर बाप को रेडिकलाइज किया, और अरबों मालियत का घर है वहाँ पे उनका, ठीक है, ठीक ठाक पैसे वाले हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किस तरह की हरकत किया। और ये कनेक्शन अगेन जो है इन तंजीमों के साथ जुड़ रहे हैं और एजेंट जो है ये इची बीची जानते होते हैं कि कौन सी तंजीम किस वक्त क्या कर रही है और कि किसका किधर कनेक्शन है। और ये एजेंट हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी लाइफ को भाई उन्होंने कहा कि जब तक सर्व कर रहे हैं तब तक आपको सीक्रेट रखना है। और उनके पास ऑप्शन 2-3 ही बच जाते हैं इंटर होने से पहले, वही एक नज़रिया के एग्जिट कहाँ पे है, हमने निकलना कहाँ से है, पहले सोचते हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है। उन्हें टॉर्चर का तो उन्होंने इस तरह कर दिया कि भाई वो पूछे मत, वो कह लें कि लिमिट से बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में कि यार आप पे क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जिस कंट्री ने आपको पकड़ना है भाई आप हत्थे चढ़ना है आपने, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फिर उन्होंने हर तरीका आजमाना है आपके ऊपर कि आप निकालें इन्फॉर्मेशन जो आपके पास करंट है, जो आपके पास पास में थी, क्या करने आए थे, किधर कहाँ से क्या हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे। अगर आप दे देते हैं उसके बाद भी आपकी होती है, लेकिन वो आपसे निकलवाएंगे और किस किस तरीके से आप निकालोगे क्या होगा, क्योंकि एजेंट जो है वो इतने नरम दिल भी नहीं होते, इतने लाइक आ नॉर्मल पर्सन नहीं है कि इतने आराम से वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, तो वो नहीं देंगे, उनको पता है ज़ियत जो है वो झेलना पड़ेगी और ज़ियत देंगे जी, तो उससे उनका उनको बेहतर ये ऑप्शन भी है। पता ना, ऑफिशियली तौर पे कभी किसी को पता चलेगा नहीं हमारा कि हम पकड़े गए हैं। और बिल्कुल तो वो हिडन कर देंगे। हैंड अनऑफिशियली बोल नहीं सकते। तो 99% जो है वो कोई केस सामने नहीं आता। कोई 1% अगर कोई आ भी जाए तो फिर भी उसको ऊपर भर जो है वो कैद मिलनी मिलनी है। तो इसलिए वो कह रहे थे बेहतर यही है
कि अपने आप को खत्म कर ले, क्योंकि उसके बाद जान नहीं छूटने वाली। भाई वो अब जो उन्होंने बीच में एक और पॉइंट मेंशन किया इसके ऊपर कि यार फैमिलीज को क्या, क्योंकि मेरे ज़हन में भी आएगा कि अगर आपकी फैमिली है और आप जो है इस फील्ड में है और आपकी फैमिली को नहीं पता, मूवी में भी दिखाया जाता है कि फैमिलीज को नहीं पता होता कि वो जॉब कह रहे हैं मैं क्लर्क हूँ या कुछ हूँ या कुछ हूँ या कोई और जॉब बता दी जाती है, लेकिन असल में वो जो है वो एजेंट होता है और एजेंट काम कर रहा होता है और किस तरह वो फंसते हैं और फिर उसके बाद अगर फंस जाते हैं और उनको पता नहीं होता उनकी फैमिली को, उनके उन्हें लगता है कि नॉर्मल जॉब पे गए हैं, ठीक है, 7 to 9 वाली जॉब है या 7 to 7 वाली जॉब है, लेकिन वो भाई असल में वहाँ पे फंसे होते हैं किसी और कंट्री में और एक लॉन्ग टर्म के ऊपर फंस जाते हैं और नोबडी नोज़ कि वो वापस आएंगी या नहीं, वो बच्चे हैं नहीं बच्चे ये भी नहीं पता होता, लेकिन उनकी फैमिली का ख्याल रखा जाता है। ये सुनकर एक एजेंट्स के मुंह से बहुत अच्छा लगा कि यार पीछे गवर्नमेंट जो है फुल ऑन सपोर्ट करती है और हर तरह का ख्याल रखती है। मेरे ख्याल में अगर रखती है तो यार बहुत अच्छे, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा अपनी कंट्री को सर्व कर रहा है और अपना सब कुछ देख रहा है और मतलब उससे कोई रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए इसके ऊपर कि यार मैं वहाँ पे अगर इन माय ओपिनियन मैं पर्सनल कहूँ तो भाई मैं चाहूँगा कि अगर मैं कंट्री को सर्व कर रहा हूँ तो पीछे नाम आए कि मैंने सर्व किया, मैंने कंट्री के लिए किया, हिस्ट्री में नाम हो, वो देखा जाए तो पढ़ा जाए तो भाई हिस्ट्री में नाम आए। एज अ नॉर्मल पर्सन मैं कहूँगा, बहुत सारे लोगों की सोच होगी, तो मेरी भी वैसे ही है, लेकिन वो लोग किस तरह किस माइंड सेट के हैं जो स्पाई हैं जो एजेंट हैं कि भाई अपने आप को अपनी कंट्री के ऊपर जो है उसकी आन बान शान के ऊपर कुर्बान कर देना और उसका क्रेडिट 0.00% उनको, ठीक है, उनकी फैमिली तक को नहीं पता कि उनकी फैमिली को कोई और देखे तो कहे कि यार प्राउड मोमेंट हो कि यार इसकी फैमिली जो है, इसके पिता जो है, इसके भाई जो हैं, वो उन्होंने कुर्बानी दी कंट्री के लिए कंट्री को सर्व किया, ठीक है, तो एज अ नेशन जो है फर्स्ट समझा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि भाई उनको ये भी होता है कि वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनकी फैमिली को भाई थ्रेट भी हो सकता है इस चीज़ से, सबसे बड़ी चीज़, तो उनको सेफ साइड करना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन एम्बेसी होती है, एजेंट होते हैं, तो वो वाला सिलसिला कॉन्सेप्ट जो है बड़ा डिफरेंट लगा सुन के, लेकिन ये भी रियलिटी है। हमें पता है, अब हम नॉर्मल वे में बात करते हैं कि उधर के एजेंट इधर होंगे उनकी एजेंसी के और यहाँ की एजेंसी के उधर होंगे, तो इन्होंने एजेंसियों के ऊपर भी थोड़ा वार्तालाप किया, जो है पाकिस्तानी एजेंसी को भी जो है पाकिस्तान की एजेंसी को भी थोड़ा उन्होंने कहा कि हाँ अपनी जगह अप्रोच रखती है और उसका एक कैलिबर है, तो भाई एजेंसियां जहाँ पे भी काम कर रही है तो वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, भाई अमेरिका की हो, भाई उनका अपना एक असर सूट और अपना एक कह लें कि क्राइटेरिया और लायामल है, उसके थ्रू चलती हैं और उनका इम्पैक्ट कितना है उनके मिशन के थ्रू पता चल जाता है। और बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिली जुली इन्फॉर्मेशन जो है वो दी और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता थी, कुछ नई जो है वो सुनने को मिली। मज़ा आया जी। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी दहशतगर्द होते हैं, उनका पता तो होता है कि किस कंट्री में है और उनको मारना जो है, कुछ लोगों को हम आम जैसे लोग हैं, हमें हमें यही होता है कि यार ये क्यों नहीं ख़त्म कर रहे उन लोगों को, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो इतनी आसानी से ख़त्म करना नहीं होती। इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके पीछे पूरी तरह से तगड़ी सपोर्ट होती है और उन तक पहुँचना भी जो है, वो आसान काम नहीं होता। अब इन्होंने डॉक्टर उमर की बात की, मुज़म्मल की बात की, ऐसे लोगों की बात की। इन्होंने कहा है कि देखें, बाज़ औक़ात मामूली-सी बातें होती हैं, जो आम इंसान के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होती। लेकिन एजेंसियाँ जो होती हैं, वो इन सब चीज़ों को नोटिस ले रही होती हैं कि किसी ने ट्वीट किया, उसके ऊपर नेगेटिव कोई बंदा वो ढूँढते हैं, वो लगातार नेगेटिविटी फैला रहा है और वो अपने देश से नफ़रत कर रहा है और अजीबो-गरीब से फ्रस्ट्रेशन जो है उसके दिल में है अपने देश के लिए। तो उस चीज़ को वो जो है ना वो कलेक्ट करते हैं और उस बंदे को वो हायर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशल एक पता नहीं सालों का वर्क होता है। अगर किसी को भी एजेंट जो है वो हायर किया जाता है या किसी भी बंदे को चुना जाता है, तो ये नहीं है कि ये बड़ी जल्दी काम हो जाता है। पता नहीं कितने लॉन्ग टाइम उसके ऊपर वर्क होता है। उसकी हर चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है, फिर उसको जाके तो हायर किया जाता है। अब वो शाहीन नामी जिस तरह से लड़की है, उसके लिंक जिस तरह से बताए जाते हैं कि किस तरह से उसको जो है वो रेडिकल किया गया। आगे उसने वो सारा सिलसिला जो है एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। अब ये तो अच्छी बात है कि वो पकड़ी गई है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो आगे फिर काम को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात इन ये है
कि ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राउडली लोग होते हैं। क्योंकि देख लें कि अपनी जान, अपनी इज़्ज़त सब कुछ दाँव पे देश के लिए लगा देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इनका नाम क्या है। इन्होंने कहा कि 5 जो सिपाही हैं ना, उन्हीं का नाम बता दीजिए, तो वाक़ई सही बात है। नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा और पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में होंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी, जो अपने घर-बार और अपने बाल-बच्चों को छोड़ के गए होंगे, वो वापस भी नहीं कभी आए होंगे। लेकिन ये है कि अपने देश के लिए एक ऐसा काम करके गए हैं, जो कि कह लीजिए कि हमेशा प्राउड ही रहेगा। बेशक वो छुपे हुए लोग हैं, लेकिन प्राउड तो हमेशा उनके ऊपर रहता है। उनके परिवार जो हैं, उनका सरकार पूरी तरह से ख़्याल रखती है, ये एक अच्छी बात है। सबसे मुश्किल फ़ील्ड है एजेंट वाला जो काम है ना ये करना, क्योंकि समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो हर वक़्त खतरे में ही है। किसी टाइम भी आपकी जान जा सकती है और उसके लिए अपने आप को रेडी रखना हर तरह से, ये चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं। इन्होंने कहा है कि एजेंट जो होता है ना, सबसे पहले वो किसी भी जगह पे अगर एंट्री करता है और उसका कोई ऑपरेशन उसने करना होता है, तो वो सबसे पहले उस जगह पे एंट्री करने से पहले एग्ज़िट देखता है कि मैं कहाँ से भाग सकता हूँ। अगर मेरी जान को कोई खतरा है तो निकलने के चांसेज़ हैं या नहीं है, और अगर ये ऑप्शन है मेरे पास, ये ऑप्शन भी बंद होता है, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? उसके बाद इन्होंने कहा है कि लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को शूट कर लें। क्योंकि फिर अगर आप अपने आप को रेस्ट करवाती हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो बचना तो आपने वैसे भी नहीं है। लेकिन वो जो टॉर्चर आपको झेलना पड़ेगा और अपने वतन की जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, वो एक अलग से हो जाएगा फिर। तो इसलिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं ये लोग और कितना बड़ा कार्य करते हैं, और हमारे लिए ये लोग जो है वो बहुत ही प्राउडली हैं। बिल्कुल जी, और काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, और बहुत यकीन करें, पॉडकास्ट ये ऐसी पॉडकास्ट है कि जिसमें दिल से जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। सुनने का जो है वो दिल कर रहा था और आगे रोकने का भी दिल नहीं था, लेकिन वो लंबी बहुत हो जानी थी। तो लेकिन इसलिए जो है वो रोकनी पड़ी, और एंड वाला पार्ट भी जो है हम ज़रूर लेके आएँगे। और सिक्योरिटी पे एंड पे बात हो रही थी कि मोदी जी की जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी वो पंजाब पुल पे, जब पंजाब से वापसी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे हर चीज़ का जो है जायज़ा लिया जाता है। पहले से जो है हॉस्पिटल्स में ये वो सारी सब कुछ पता होता है, सब कुछ जो रोका होता है, जाम कब लगना है, सारा कुछ जो है वो रोकना होता है पीछे ट्रैफ़िक को। तो वो सारी पहले से तय होती है, और वहाँ पे अगर कोई पागल है, कोई जेल से निकले हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सारी होती है, वो उस एरिया में कहाँ-कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। हर जगह पे जो है वो रॉ के जो है एजेंट होते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी के जो जो एजेंट होते हैं, वो जगह-जगह होते हैं, सिविलियन में भी होते हैं। तभी जो है वो रूट सेव होता है और फिर वहाँ से गुज़ारा जाता है, और ज़ाहिर है मुल्क के पीएम है, तो उनकी सिक्योरिटी जो है बहुत ख़ास है। और इसी तरह और भी चीज़ें का जो है वो उन्होंने ज़िक्र किया। जेफरी एप्स्टेन जो फ़ाइल है, वो कह रहे हैं कि अभी जो है दोबारा से ओपन हुई है। बिल्कुल, ये मैं देख रहा था एक न्यूज़, कल मेरे ख़्याल में प्रशांत साहब ने भी कोई वीडियो बनाई है इस पे। तो अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इसी चीज़ पे बनी हुई थी। और जेफरी जो है उसने अपना चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो काम किया हुआ था एक पूरा जज़ीरे पे, और वहाँ पे ये इन जैसे बड़ों को जो है वो एलीट क्लास लोगों को जो है वो अ, अपना सप्लाई करता था, और फिर जो है उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना, और उनको जो है वो ये करता ही, ये बिल्कुल घटिया काम था। जेफरी एप्स्टीन जो है वो सप्लाई करना, चाइल्ड की ट्रैफिकिंग करना, वो तो है इंतहाई घटिया काम है। तो उसको उसकी सज़ा जो है वो बहुत अच्छी मिली है। वो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर उसकी 13 हड्डियाँ टूटी हैं, मैं कहता हूँ कि उसकी 200 से भी ऊपर जो है जितनी है सारी वो टूट जाएँ। तो एक भी ना बचती उसकी हड्डी, जिस तरह के वो काम करता रहा है। तो ख़ैर उसका जो है वो ज़ाहिर है पकड़ा गया, और उसको इन्फॉर्मेशन निकाली गई और सारा कुछ ज़ाहिर है किया गया। ये यही चीज़ जो है वो बता रहे थे कि वो आत्महत्या नहीं थी। वो इन्फॉर्मेशन ली गई, वो सारा कुछ निकाला गया और गुस्सा अपना निकाला गया। ज़ाहिर है किसी को जो फंसाने की कोशिश की होगी उसने, तो उसने अपना गुस्सा निकाला। और वो अभी फिर से जो है अब मुद्दा छिड़ा है ट्रंप का। देखते हैं उसमें अब क्या जो है वो होता है, रद्दो-बदल होती है। तो लेकिन इन्होंने और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि सिपाही की लाइफ़ क्या है। एक जो इ पाकिस्तान में जो है वो कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे जाके मार क्यों नहीं देते?
पता भी है कि वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, वो हमारे मुल्क के नुकसान दे, मार क्यों नहीं देते? ज़ाहिर है वो कहते हैं कि सपोर्ट होती है, आर्मी की सपोर्ट होती है। आर्मी किसी ने देखी नहीं है। आर्मी का सिविलियन में होना, एजेंट का सिविलियन में होना, वो किस तरह जो है सिक्योरिटी दी जाती है, किस तरह जो है काम होते हैं, किसी को नहीं पता होते। इसलिए जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। दाऊद का उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं पता। दाऊद जो है वो या तो आईएसआई जानती है, या वो दाऊद खुद जानता है, या ऊपर वाला जानता है कि वो दाऊद कहाँ पे है, जिंदा भी है या मर गया है, या कि किसी की कस्टडी में है, या किस मुल्क में है, ये कोई भी नहीं जानता। ज्यादातर न्यूज़ सामने नहीं आई, तो मुझे लगता है कि वो लुढ़क चुका है। तो बाकी जो है और भी इन्होंने काफ़ी सारी जो है जानकारी दी है। धुरंधर मूवी की बार-बार बीच में ज़िक्र हो जाता है कि धुरंधर में कुछ ऐसे सीन है या कुछ इस तरह का है। उन्होंने कहा कुछ ठीक है, कुछ अच्छा दिखाया गया है, लेकिन एग्ज़ैक्ट वैसा तो नहीं होता ना कुछ जगहों पे। और हथियार, मतलब वो हथियार देने की बात हुई थी कि वो 26/11 का भी जो है वो तल्लक निकल रहा है बीच में। तो वो हथियार किस तरह गए, वो हथियार, तो उन्होंने वो हथियार के बताया कि इस तरह जो है वो सीरियल नंबर होता है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली हमें। तो बहुत सारा जो है वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, और मज़ा भी आ रहा है जी सुन के। और एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है दुनिया में, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ें जो है इन्होंने बताई। और एक बीच में जिक्र आया मोदी जी और अपना प्यूतन प्यूटन। का, कि उन्होंने जो है अपनी गाड़ी में बिठाया तो कुछ इस तरह का हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ रूमर थी। और मुझे भी उस वक़्त यही लग रहा था कि रूमर ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एजेंसी जो है वो रशिया की भी है, वो इंडिया की भी एजेंसी काम कर रही है। वो एक दोस्ती का तो जश्न ही वो था। बिल्कुल दोस्ती का, जिस तरह के अभी भी जो है वो हुआ कि एक ही गाड़ी में सफ़र किया, हुँ, वो जब आए थे मोदी जी और बिल्कुल, प्यूतन। बिल्कुल। बहरहाल जी, ये थर्ड पार्ट था, और फोर्थ पे भी रिएक्ट करेंगे, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपन आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।